अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बीटर ब्रिज या इसे व्हीट स्टोन ब्रिज भी कहा जाता है। असल में ये जो हमने इससे पहले देखा है व्हीट स्टोन्स नेटवर्क या व्हीट स्टोन का जाल, उसकी अमली शक्ल है। किसी एपरेटस को किसी चीज़ को इस्तेमाल करना है तो उसको एक एपरेटस की शक्ल देते हैं, उसी को मीटरी पुल या हम व्हीट स्टोन्स ब्रिज कहते हैं। तो असल में ये होता कैसे है उसको देखने से पहले हम क्या करेंगे, हम पहले व्हीट स्टोन्स ब्रिज देखेंगे जो अभी हमने देखा है इससे पहले के वीडियो में। उसमें क्या होता है, 4 मज़ाहमतें होती हैं। और उसके बाद ये चौथी मज़ाहमत। ए, बी, सी और ये हमारा डी। इसको हमने R1 कहा, R2 कहा, R3 कहा और इसको हमने R4 कहा। फिर इससे बैटरी की और की से ये सी पॉइंट हमने जोड़ दिया। इस तरह से ये करंट फ्लो होगा। बी और डी के बीच में हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं करंट सेंस करने के लिए। ये सेंस करेगा करंट, सेंसर है करंट के लिए। इसी शक्ल को मैं इस तरह बनाऊंगा। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को मैं सिर्फ थोड़ी सी इसकी हालत को बदलने वाला हूँ। और मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए R3 और R4 इसकी जगह R3 और R4 की जगह मैं एक रेजिस्टिव वायर यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा, एक रेजिस्टिव वायर यूज़ करूँगा। रेजिस्टिव वायर है ये बताने के लिए मैंने इसको जिगजैग बताया है, वरना मैं एक सीधा ऐसी लाइन खींचता और वो कंफ्यूज रहता इस लाइन के और इस लाइन के बीच में। ये कंडक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल तस्वुर करते हैं, होता है बहुत माइन्यूट, इसलिए उसको नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन ये कंसिडरेबल एक वायर होता है जो रेजिस्टिव वायर होता है। इसमें खास बात यह है कि ए से लेकर सी तक इस रेजिस्टिव वायर की जो लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, वो 1 मीटर होती है। इसकी जो लेंथ है ए से सी तक इस वायर की, इस रेजिस्टिव वायर की, वो होती है 1 मीटर। लिहाजा 1 मीटर इसकी लेंथ होती है, इसलिए उसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं। एक्चुअली ये व्हीट स्टोन नेटवर्क के ऊपर बना है, इसलिए इसको व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। लेकिन चूंकि इसमें जो रेजिस्टिव वायर यूज होता है स्पेशली उसकी लेंथ 1 मीटर होती है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं। अब आप एक बात समझिए कि होता यह है कि ये जो डी पॉइंट है, ये जो डी पॉइंट है, अब मैं आपको एक समझने के लिए एक आइडिया देता हूं। फर्ज करते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये 10 वोल्ट, यानी ए से सी के बीच में ये 10 वोल्ट क्रिएट कर रहा है। ये जो बैटरी है ये ए और सी के बीच में 10 वोल्ट क्रिएट कर रही है। थोड़ी देर के लिए आप ए से सी तक को भूल जाइए। ए से बी की तरफ से जो डी है, ए से डी की तरफ जो सी है, इसको थोड़ी देर के लिए बाजू रखिए। ए से बी के थ्रू जो सी आ रहा है, इस रास्ते में मान लीजिए यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर कितना है, 0 वोल्ट है। और
जाहिर है कि कुछ ड्रॉप यहां पर हो गया, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ड्रॉप हो गया, तो यहां मान लीजिए 6 वोल्ट है। कितना हो गया? 6। यहां 10, कम होते होते यहां 4 इसने खा लिया, या इसके अक्रॉस 4 रुक गया, तो यहां पर 6 वोल्ट और यहां पर 0। इसी तरह ये जो रेजिस्टिव वायर है, अब हम इसके डिस्कशन पर आएंगे, उसका भी एक सिरा कहां जुड़ा है? ए पर, जो कि 10 वोल्ट पर है, ये ए पॉइंट। और दूसरा जो इसका सिरा है वो सी पर जुड़ा है, जहां पर 0 वोल्ट है। कितना है? 0 वोल्ट। इसका मतलब 10 वोल्ट से ग्रेजुअली हम इस रेजिस्टेंस में, हर जितना रेजिस्टेंस में आगे बढ़ते जाएंगे, इसका जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप बढ़ता जाएगा। जैसे ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप हो गया, वैसे इतने रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, उससे और बड़ा लेंगे तो और ड्रॉप होगा, उससे और बड़ा। इस तरह ये 10 वोल्ट से वोल्टेज ड्रॉप होते 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 लास्ट एंड 1 मीटर जहां खत्म हो रहा, वहां पर कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब यहां 10 है और यहां से कम होते 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 1 मीटर के आखिरी में 0 हो रहा है। तो ऐसा कोई पॉइंट यहां पर होगा जिसका वोल्ट कितना है? जिसका वोल्ट है 6 वोल्ट। ऐसा कोई पॉइंट यहां पर होगा जो कितना है? 6 वोल्ट पर है। यानी इधर से कम होते होते हम कहीं भी उसको बता सकते हैं कि मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं। तो एक पॉइंट हमको यहां ऐसा मिलेगा जहां पर का वोल्टेज हमको कितना मिलेगा? 6 वोल्ट। ये जो 6 वोल्ट है, यहां अगर हम लाके गैल्वेनोमीटर का दूसरा पॉइंट जोड़ दें तो ये भी 6 वोल्ट पर, ये भी 6 वोल्ट पर, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 रहेगा, क्योंकि उससे करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि उसके जो दोनों पॉइंट है वो इक्वी पोटेंशियल पर रखे हैं, मसावी खौ पर रखे गए हैं। तो यहां आएगा 0। इसके अलावा अगर आप इसके करीब जाएंगे तो आप 6 से 10 की तरफ जा रहे हैं, मतलब यहाँ का वोल्टेज 6+ होता जाएगा। और अगर आप इधर जाएंगे तो वोल्टेज 6 से माइनस होता जाएगा, यहाँ तक के सी पर पहुँचेंगे तो 0। लिहाजा गैल्वेनोमीटर से अगर हमको करंट फ्लो नहीं करना है तो इस वायर पे कहीं ना कहीं हमको ऐसी जगह पर लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे, नल डिफ्लेक्शन दे। जहां वो नल डिफ्लेक्शन देगा, इसका क्या मतलब होगा कि गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंट तो बी पर है, तो गैल्वेनोमीटर का दूसरा पॉइंट इस रेजिस्टिव वायर पे ऐसी जगह है जहां का पोटेंशियल उतना ही है जितना इसका है। यानी इसको मैं, इस पॉइंट को मैं D कहूंगा और ये पॉइंट B होगा। इसको 6 वोल्ट कहने के बजाय इसको VB कहूंगा, इसको 6 वोल्ट कहने के बजाय इसको VD कहूंगा। और बैलेंसिंग कंडीशन में VB = VD जब आ जाते हैं तो R1/R2 = R3 यानी यहां से यहां तक की जो रेजिस्टेंस है वो R3 और बची हुई जो वायर की रेजिस्टेंस है वो R4 होगी। क्लियर हो गया? ये है मीटर ब्रिज। क्लियर हो गया? अब मैं आपको इसी को लेकर पहले चलता हूं और बाद में हम एक्चुअल उसकी डायग्राम की तरफ आएंगे। तो देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये जो राउंड किया हूं, ये राउंडेड जो रेजिस्टिव वायर है, वो राउंडेड रेजिस्टिव वायर को R3 बोलना पड़ेगा। और ये जो सेकंड राउंड जो मैंने यहाँ बनाया, ये रेजिस्टिव वायर बनेगा R4। और चूंकि बैलेंस्ड कंडीशन है इसलिए R1/R2 = R3/R4। लेकिन R3 और R4 क्या होंगे? तो ये एक यूनिफॉर्म रेजिस्टिव वायर है। यूनिफॉर्म रेजिस्टिव वायर का मतलब ये है कि उस 1 मीटर जो लंबा तार है, अगर आप इसके इक्वल पार्ट्स करें, ये 1 मीटर लंबा जो वायर है, इसके अगर आप इक्वल पार्ट्स करें, चाहे कितने करें, तो हर पार्ट चूंकि इक्वल है इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी इक्वल आएगा। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म रेजिस्टिव वायर। यानी यूनिफॉर्म रेजिस्टिव वायर का मतलब है कि उसके लेंथ के साथ उसका जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। जैसे अब ये 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर वायर है, तो ये जो 100 सेंटीमीटर है, इसके हर 1 सेंटीमीटर को अगर आप लें
तो हर एक सेंटीमीटर के जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस, दूसरे 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस, तीसरे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अगर आप इसके टुकड़े फर्ज करें तो हर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस इक्वल होगा, और उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्या कहते हैं उसको, मज़ाहमत फी इकाई तूल। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसको हम अगर सिग्मा मानेंगे, और यहां से यहां तक जो लेंथ वायर की आती है इसको अगर हम L1 मानेंगे, और ये जो बची हुई है इसको हम अगर L2 मानेंगे, तो फिर क्या होगा, सिग्मा L1 ये होगी R3 और सिग्मा L2 ये होगा R4। समझ में आई बात। अगर आपको एक इकाई लेंथ के लिए मज़ा 1 सेंटीमीटर मान लो, इसको 1 सेंटीमीटर के मज़ाहमत, उसको 1 सेंटीमीटर कहने के बजाय रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कहेंगे, तो ये 1 यूनिट लेंथ के लिए है, तो L1 के लिए कितना होगा। जैसे अपने को मालूम है एक किताब की कीमत 5 रुपये है, तो 4 किताब की कितनी होगी, तो हम क्या करते हैं, एक की वैल्यू से उसकी जो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्वांटिटी कितनी है L1, और एक की मज़ाहमत कितनी है सिग्मा इंटू L1, यानी L1 इतनी लंबाई की मज़ाहमत, और उसी को हमने क्या कहा R3। इसी तरह R4 कितना है, सिग्मा इंटू L2। ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम यहाँ रखते हैं तो हमको मिलता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू सिग्मा L1 अपॉन सिग्मा L2, सिग्मा सिग्मा कैंसल होकर आपको मिलेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब देखने की जो यहाँ पर जो ख़ास बात है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ थोड़े से नाम बदल दिए जाएंगे, और इसको हम R1 कहने के बजाय इसको हम ऐसी मज़ाहमत कहेंगे जो हमको मालूम नहीं है और उसकी कीमत हमको मालूम करना है, तो इसको हम कहेंगे X, और इसको R2 कहने के बजाय इसको हम कहेंगे R। तो फिर हमारी जो रिलेशन बनेगी, अब मैं इसको R3 कहने के बजाय L1 लंबाई के तार की मज़ाहमत कहेंगे, और इसको R4 कहने के बजाय L2 लंबाई के तार की मज़ाहमत कहेंगे। तो ये इक्वेशन अगर मैं दोबारा लिखना चाहूँ तो R1 के बजाय मुझे लिखना पड़ेगा क्या, X, R2 के बजाय मुझे क्या लिखना पड़ेगा, R, इज इक्वल टू R3 के बजाय मुझे क्या लिखना पड़ेगा, L1 लंबाई के तार की मज़ाहमत, और डिवाइडेड बाय R4 की जगह लिखना पड़ेगा L2 लंबाई के तार की मज़ाहमत। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर मिलेगा, और फिर L1 लंबाई के तार की मज़ाहमत सिग्मा L1 और L2 लंबाई के तार की मज़ाहमत सिग्मा L2। तो X अपॉन R इज इक्वल टू सिग्मा L1 अपॉन सिग्मा L2, सिग्मा सिग्मा कैंसल होकर आपको मिलेगा X अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। हमारा मकसद X मालूम करने से है, R मालूम है, L1 और L2 मालूम है, लिहाजा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, X इज इक्वल टू R इंटू L1 अपॉन L2। L2 क्या है, 100 माइनस L1 है। L2 क्या है, L2 क्या है, ये टोटल 100 है, उसमें से L1 चला गया तो बचा हुआ L2 है, यानी 100 माइनस L1 इज L2। तो हम X को ऐसे भी लिख सकते हैं, X इज इक्वल टू R इंटू L1 अपॉन 100 माइनस L1। अब ये जो सिचुएशन है इसको थोड़ा सा चेंज भी करते हैं, और क्या करते हैं कि ये जो X के साइड की लेंथ आती है, कभी कभी इसको LX कहते हैं। क्या कहते हैं, LX, ताकि मैं ये चाहूँ कि आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। ये जो L1 है
इसको कभी कभी LX कहते हैं, और ये जो R के साइड की रेजिस्टेंस है इसको L2 के बजाय LR भी कहते हैं। तो फिर हमारी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, X इज इक्वल टू R इंटू LX अपॉन LR। तो इसको दूसरा इक्वेशन ऐसे भी होगा, X इज इक्वल टू R इंटू LX अपॉन LR। इसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट भी है, यही ज़ाब्ता और इसी तरह का जो है ना एक्सपेरिमेंट है, और इस तरह से आप एक अननोन रेजिस्टेंस मालूम करते हैं मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करके। चलिए अब इसकी हम अमली शक्ल देखते हैं। पहले ये जो डिस्कशन था मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और इसकी अमली शक्ल देखते हैं। असल में क्या होता है कि जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं वो मोटे होने चाहिए, जितना मोटा वायर होगा उतनी उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तार के अर्जी तराश के रकबे के माकूस तनासब में होती है मज़ाहमत। यानी तार जितना मोटा होगा, या उसको हम अगर सलीस उर्दू में कहें, तार जितना दबीज़ होगा उतना उसकी मज़ाहमत कम होती है। यानी एक ही लंबाई के अगर दो तार लिए जाएं, एक मोटा तार हो और एक बारीक तार हो, तो इस दोनों इतनी ही लंबाई के हों, ये मोटा है और दूसरा एक तार बारीक है, तो इस मोटे तार की मज़ाहमत, दोनों भी तांबे के अगर तार होंगे तो उसमें क्या होता है, ये मोटा होने से इसकी मज़ाहमत कम होती है, और तांबे का ही लेकिन बारीक तार होगा तो उसकी मज़ाहमत ज़्यादा होती है। लिहाजा हम क्या करते हैं, दबीज़ पट्टियाँ इस्तेमाल करते हैं ताकि इन रेजिस्टेंसेस के अलावा, क्योंकि हम चाहते हैं कि मज़ाहमत की जो अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी कीमत हमको मालूम करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा सही आए, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि बाकी जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, जो बैटरी से C तक जा रहे हैं या बैटरी से A तक जा रहे हैं, जो ये रेजिस्टेंसेस को आपस में जोड़ रहे हैं, जो गैल्वेनोमीटर को जोड़ रहे हैं, ये जो रेजिस्टिव वायर्स हैं इनके बीच मिनिमम जो है रेजिस्टेंस हो, ताकि हमारा जो X है वो ज़्यादा करेक्ट आए। उसके लिए हम जो है एक तजुर्बा यहाँ पर करते हैं, उसका मैं एक फ़ोटो भी आपको जो है बताऊँगा। फिलवक्त तो एक फ़ोटो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा और उस फोटो से आपको ये मालूम होगा कि मीटर ब्रिज किस तरह का होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ भी आपको उसकी शक्ल बनाकर बताता हूँ। तो ये आपने देख लिया है, अब हम मीटर ब्रिज की एक्चुअल शक्ल बनाने जा रहे हैं। तांबे की दबीज़ पट्टियाँ जो L शेप में है, तांबे की दो दबीज़ पट्टियाँ जो L शेप की है, इनके बीच एक तीसरी पट्टी इस तरह रखी जाती है कि दो गैप तैयार हो, एक लेफ्ट गैप एक राइट गैप। अब ये पट्टियां असल में फिक्स की जाती हैं एक तख्ते पर, लकड़ी के तख्ते पर इसको फिक्स किया जाता है। इस किनारे से इस किनारे तक, मैं इसको स्पेशली फिर से रेड में ही बता देता हूं ताकि मैंने वो शक्ल में उसको रेड से बताया था। ये एक रेजिस्टिव वायर है, तो जाहिर है रेजिस्टिव वायर किसके किसके बीच में था, A और C के। किसके किसके बीच में था, A और C के। ये हमारा पॉइंट A था और ये पॉइंट C, ठीक है। उसके बाद यहां पर X और यहां पर R, X और, अब देखिए ये A फिर X, शक्ल को याद कीजिए जो अभी पहले मैंने यहां बनाई थी। A के बाद X, जहां X खत्म होता वहां के पॉइंट को B, और B से शुरू होता R,
वो ख़त्म होता सी पर। समझ में आ गया? ये यहाँ से यहाँ तक जो भी है वो 1 मीटर है, उसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर। और इसको नापने के लिए इसके नीचे एक स्केल लगी होती है, वो स्केल 100 सेंटीमीटर की होती है और वो उसके नीचे लगी होती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि तार की लंबाई कितनी आ रही है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ए और सी के बीच में हमने क्या किया था, एक बैटरी और एक की जोड़ी थी। तो ये करंट इधर से आए। अब एक बात रह गई थी, वो थी इस बी से हमने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा था और इसका एक सिरा हम एक तांबे की दबीज जो है, दबीज रॉड यानी मोटा रॉड होता है तांबे का, उसके सिरे पर जोड़ देते हैं और उसको हम कहते हैं जॉकी। उसकी खास बात यह होती है कि उसके नीचे का जो सिरा होता है वो धारदार होता है, यानी जब वो इस तार के ऊपर कहीं टच किया जाता है तो तार के सिर्फ एक नुक्ते पर वो टच होता है, लिहाजा उसको हम जॉकी कहते हैं। वो जो जॉकी है वो हम यहाँ पर तार पे ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पर हमको नल डिफ्लेक्शन मिले, जहाँ हमको नल डिफ्लेक्शन। अब इधर का जो पोर्शन है वो सिग्मा इंटू LX और इधर की जो रेजिस्टेंस है वो सिग्मा इंटू LR, R के तरफ का LR और X के तरफ का LX। इस तरह से हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में इन दोनों का कॉमन पॉइंट B, इन दोनों का कॉमन पॉइंट D, और ये D का पॉइंट हमने ऐसा ढूंढ निकाला उस तार पे जिसका पोटेंशियल B के पोटेंशियल के बराबर है। तो हम इसके पे स्लाइड करते हैं, इसके ऊपर हम टैप करते हैं। इसको टैप की भी कहते हैं, इसको जॉक की भी कहते हैं, इसको स्लाइडिंग की भी कहते हैं। ज़्यादातर हम उसको टैप करते हैं। तो टैप करते हुए हम एक पॉइंट ऐसा ले आते हैं जहाँ पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे, ताकि ब्रिज बैलेंस हो गया ये कंडीशन आए, और जहां ब्रिज बैलेंस होगा वहां गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन बताएगा। मतलब आप की उठाएं भी तो 0 पे, आप की लगाएं तो भी गैल्वेनोमीटर अपनी जगह, पॉइंटर उसका अपनी जगह पर ही रहेगा। इस तरह से आपको ये बैलेंसिंग कंडीशन मिलेगी। ये जैसे ये R1 R2 है एक साइड के, ये R3 और R4 है, तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। हमारा जो अब तक का डिस्कशन हुआ था, R1 की जगह पर मैंने X लिया, R2 की जगह पर मैंने R लिया। ये नोन, ये अननोन रेजिस्टेंस है, और हम जब बैलेंसिंग लेंथ मालूम करते हैं तो इधर की रेजिस्टेंस सिग्मा LX ये R3 के बराबर, और ये सिग्मा LR यानी कि ये R4 के लिए, तो X/R इज इक्वल टू ये L1 लंबाई के तार की मज़ाहमत बटे L2 लंबाई के तार की मज़ाहमत। ये मतलब ये कि सिग्मा L1 सिग्मा L2, सिग्मा कैंसिल, X/R इज इक्वल टू L1/L2 या X इज इक्वल टू R इंटू L1/L2। L1 कहो या LX कहो, L2 कहो या LR कहो। LX और LR कहने में फ़ायदा ये है, आसानी ये है कि जिधर X होता है उसको LX कहते हैं, जिधर R होता है उसको LR कहते हैं। अगर हम इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो ये भी पोजीशन चेंज हो जाएगी। मतलब क्या होगा, LX सिग्मा LX यहाँ आएगा, यानी आपको अगर आपने यही इंटरचेंज कर दी पोजीशन तो क्या होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि समझो इधर से इधर तक ये जो LX है ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा LR, ये 60 सेंटीमीटर होगा। टोटल कितना है, टोटल 100 है। हो गया। अगर आप इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो फिर क्या होगा, R इधर जाएगा और X इधर जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी इंटरचेंज होगा। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में दिया था कि इधर से 6 था और इधर से 4, तो वो उल्टा कर दिए तो इधर से 4 और इधर से 6 हो जाएगा। नतीजा है कि यहाँ भी जो है ना पोजीशन चेंज हो जाएगी और आपको क्या मिलेगा, इधर 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ
के पोजीशन बदल दिए तो यहाँ की भी लेंथ बदलेगी। तो जिधर x है उधर की लेंथ को lx बोलने का और जिधर r है उधर की लेंथ को lr बोलने का। लिहाजा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करके इसको lx कहता हूँ, इसको मैं lr कहता हूँ। तो ये lx और ये फिर हो गया lr। तो यहाँ पर lx के तार की लंबाई और यहाँ पर lr तार की लंबाई, तो यहाँ पर lx और यहाँ पर lr, यहाँ पर भी lx और यहाँ पर भी lr, फिर ये x और ये r, फिर ये L2 यानी कि lr, 100 माइनस lx, आप इसको लिख सकते हैं lx। तो जैसे भी आप हो, आपको फाइनली मिलेगा x = r × lx/lr। इसके ज़रिए आप इस x की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। यही सेम एक्सपेरिमेंट आपको प्रैक्टिकल में भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।